चलें अब ये देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये पूरा प्रोसेस है वो लागू कैसे होगा। आप में से काफी लोगों के दिमाग में सवाल आया होगा कि चलें ठीक है, आपने एक ही वक्त पर लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन करवा लिए, बट कोई गारंटी तो है नहीं कि ये जो सरकारें बनी है राज्यों में, या फिर ये जो सरकार बनी है केंद्र में, ये पूरे 5 साल चल जाए। क्योंकि अपने हमने पॉलिटी में पढ़ा है कि कोई गारंटी तो है नहीं कि आपको पूरे, अगर आपकी सरकार बन गई तो आपको पूरे 5 साल का टर्म मिलेगा। जब तक आपके पास में लोकसभा में मेजोरिटी है तब तक आप केंद्र की सरकार चला सकते हो, और राज्य की विधानसभा में मेजोरिटी है तब तक आप राज्य में सरकार चला सकते हो। मेजोरिटी अगर चली गई तो फिर आपकी सरकार खत्म हो जाएगी, भले आपका टेनर बचा। तो अगर किसी वजह से सरकार गिर गई, प्राइम मिनिस्टर ने, अगर हम लोग सेंट्रल की बात करें, प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। राज्यों की अगर बात की जाए, वहां पे किसी चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, उन्होंने विधानसभा या आपकी लोकसभा को भंग कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में तो फिर उनका ये जो आपकी वन नेशन वन इलेक्शन की पूरी साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फिर आप इसको कैसे मैनेज करोगे? ऐसे सवाल आपके भी दिमाग में होंगे। तो कोविंद कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दिए हैं उसमें इन सारी बातों का ध्यान रखा गया है, और उन्होंने फिर बताया है कि किस तरह से आप देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर सकते हो। अब एक एक करके अपन लोग वो सारे पॉइंट जो है देखते हैं। सबसे पहले कमेटी ये कहती है, President through a notification issued on first sitting of Lok Sabha will set an appointed date. This date will mark beginning of new electoral cycle. मतलब ये कि भारत में जो जनरल इलेक्शंस होते हैं या लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, उस लोकसभा के इलेक्शन में की मदद से जब एक नई लोकसभा चुन ली जाएगी और तो उस लोकसभा की फिर मीटिंग होगी। तो जिस दिन जनरल इलेक्शंस के बाद में लोकसभा की पहली मीटिंग होगी, उस दिन भारत के राष्ट्रपति एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे। उस दिन भारत के राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी कर कर ये जो तारीख है जिस दिन लोकसभा की पहली मीटिंग हो रही है उसको अपॉइंटेड डेट डिक्लेयर कर देंगे, उसको वो अपॉइंटेड डेट घोषित कर देंगे। अब ये जो अपॉइंटेड डेट है, इस तारीख से भारत में एक नई इलेक्टोरल साइकिल की शुरुआत हो जाएगी। स्टेट असेंबलीज फॉर्म्ड आफ्टर दिस डेट एंड बिफोर कंप्लीशन ऑफ लोकसभा टर्म विल कंक्लूड बिफोर नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। अब ये जो पहली मीटिंग हुई थी लोकसभा की, जिस तारीख को हुई थी उसको आपने अपॉइंटेड डेट बोल दिया। इस तारीख के बाद में जितने भी राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्शंस होने हैं वो करवाए जाएंगे, और उसकी मदद से राज्य सरकारें भी बनेंगी। मगर उन सबका टर्म खत्म हो जाएगा इस लोकसभा के टर्म के साथ में, जिसकी पहली मीटिंग की डेट को अपन ने अपॉइंटेड डेट मानकर चले। इसको ऐसे समझिए कि 2024 की लोकसभा 2024 के जो भी जनरल इलेक्शंस हुए हैं, इसकी लोकसभा की पहली मीटिंग हुई। इस लोकसभा की पहली मीटिंग को की जो तारीख है जिस दिन ये लोकसभा मिली थी, उसकी पहली मीटिंग की तारीख को आपने अपॉइंटेड डेट मान लिया। अब 2024 के बाद में देश में काफी सारे इलेक्शंस होने हैं। 2027 में यूपी का इलेक्शन होना है, उसके पहले बंगाल का इलेक्शन होना है, गुजरात का इलेक्शन होना है, महाराष्ट्र का इलेक्शन होना है, ये सारे इलेक्शंस होना है। तो कोविंद कमेटी का कहना यह है कि ये सारे इलेक्शंस आप करवाओ, इनकी विधानसभाओं में सरकारें भी बनवाओ और इनको अपना काम करने दो। मगर इन सबका टर्म 5 साल का नहीं होगा। इन सबका टर्म इस 2024 की जो ये लोकसभा है जिसकी पहली मीटिंग को अपन ने अपॉइंटेड डेट माना था, इसका जब टर्म खत्म होगा, इसके जब 5 साल खत्म होंगे, उसी के साथ में हर एक राज्य की जो विधानसभा है उसका टर्म भी खत्म हो जाएगा। एंड इसके बाद में फिर जो अगला इलेक्शन होना है 2024 का के हिसाब से 5 साल बनते हैं 2029, तो 2029 में जो अगला इलेक्शन होना है उसमें फिर लोकसभा और विधानसभा दोनों के इलेक्शन साथ साथ करवा लिए जाएंगे, और यहां से फिर जो है ये वन नेशन वन इलेक्शन की प्रोसेस जो है वो चालू हो जाएगी। इसके बाद से आप साइमल्टेनियसली जितने भी फिर साइमल्टेनियसली 5-5 साल के अंतराल में साइमल्टेनियसली आप लोकसभा के और स्टेट्स की विधानसभाओं के इलेक्शन करवा सकते हैं। एक बार फिर से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। एक तारीख पकड़ के चलते हैं। सपोज कर लेते हैं कि 1 जुलाई 1 जुलाई 2024 को, लेट से एग्जाम्पल के लिए 1 जुलाई 2024 को 2024 के जो इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के, उसके बाद में पहली मीटिंग लोकसभा की करवाएगी। अब ये जो 1 जुलाई 2024 की तारीख है, इसको अपन ने क्या मान लिया? इसको अपन ने मान लिया अपॉइंटेड डेट। इस तारीख के बाद अब ये 1 जुलाई 2024 से इस लोकसभा का टर्म बनता है 31 जून 2029 तक, या 31 जून 2029 तक इसका टर्म बनता है। अब इनका कहना यह है कि 1 जुलाई 2024 के बाद में जितने भी स्टेट के इलेक्शंस होने हैं वो सारे इलेक्शंस आप करवाओ, मगर उनका जो टर्म होगा वो टर्म 31 जून 2029 तक का माना जाएगा। चाहे वो उसके पार भी जा रहा, उससे कोई मतलब नहीं है, मगर उनका टर्म 31 जून 2029 तक का माना जाएगा। तो ये सारी की सारी जितनी भी विधानसभाएं हैं, इन सबका ड्यूरेशन, इन सबका टर्म इस लोकसभा के टर्म के साथ में खत्म हो जाएगा, जिसकी पहली मीटिंग 1 जुलाई 2024 को हुई थी। और इस तरीके से 2029 में जो इस लोकसभा का अगला इलेक्शन करवाया जाना है, उसी के साथ में राज्यों की विधानसभाओं के भी अपने अगले इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। एंड इसके बाद में 2029 के बाद से फिर आप साइमल्टेनियसली वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर सकते हैं। मतलब यह कि जो यूपी का चुनाव होना है 2027 में, तो
उसका भी 2027 से 2028, 2029 में उसका भी टर्म खत्म माना जाएगा और उसके भी इलेक्शन जो है फिर करवाए जाएंगे। अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन होना है 2000, महाराष्ट्र का या बिहार के इलेक्शन होने हैं, तो उनके इलेक्शन या बिहार का इलेक्शन जैसे 2025 में होना है, तो 2025 से उसका कायदे से 2030 में होना चाहिए था, बट उसका भी 2030 ना मान के टर्म 2029 में खत्म माना जाएगा। इसी तरह से महाराष्ट्र का इलेक्शन हो गया, मध्य प्रदेश का इलेक्शन हो गया, राजस्थान का हो गया, बिहार का, राजस्थान का हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया, गुजरात का हो गया, जितने भी इलेक्शन अभी इस टर्म में होने हैं, उन सबका जो जितने भी इलेक्शन इन 5 सालों में होने हैं, उन सबका टर्म खत्म माना जाएगा इस लोकसभा के साथ में, जिसकी डेट, जिसके पहली मीटिंग की डेट को आपने अपॉइंटेड डेट माना है, और उसके बाद में फिर इन सबके टर्म खत्म माने जाएंगे और इन सबके फिर साइमल्टेनियसली इलेक्शंस करवाए जाएंगे। आफ्टर दिस इलेक्शंस टू लोकसभा एंड ऑल द स्टेट असेंबलीज विल बी हेल्ड साइमल्टेनियसली, एंड फिर यहां से जो है आपकी नई साइकिल चल जाएगी और इस तरीके से देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा। अब वो सवाल कि आपका अगर हम हंग असेंबली आ गई या कुछ और चीज हो गई तो फिर आप क्या करोगे? तो कमिटी ने इन सारी बातों को भी कंसिडरेशन में लिया है। कमिटी का कहना यह है कि सपोज कर लें 2029 में आपने ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाए, इसमें काफी सारी सरकारें बन गई। लेट से हम लोग बिहार का एग्जांपल लेकर चलते हैं, क्योंकि बिहार में कभी भी किसी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं आती। तो लेट से बिहार में जो सरकार बनी है वो 2031 में गिर गई। 2031 में भी सरकार गिर गई है, तो इलेक्शन तो करवाए जाएंगे, मगर इलेक्शन करवाने के बाद में जो नई सरकार बनेगी उसको 2031 से 2036 तक का मैंडेट नहीं मिलेगा। उसकी सरकार फिर तभी तक चलेगी जब तक 2029 की लोकसभा की आखिरी लोकसभा का टर्म है, यानी कि 2034 तक। तो 2034 में फिर आपको इलेक्शन करवाना पड़ेंगे साइमल्टेनियसली वन नेशन वन इलेक्शन में, और उसके बाद में फिर जो अगली सरकार बनेगी उसको 5 साल का टर्म मिलेगा। तो इस तरीके से अगर किसी भी वजह से सरकार गिरती है, हंग असेंबली आ जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, कोई और चीज हो जाए, इसके चलते अगर आपकी सरकार गिरती है तो इलेक्शन करवा के नई सरकार, और अगर इलेक्शन करवा के नई सरकार बनाने की नौबत आ गई तो इलेक्शन करवाए जाएंगे और नई सरकार बनवाई जाएगी, मगर उसको टर्म फिर उतना ही मिलेगा जो साइमल्टेनियस इलेक्शन के पहले का आपका बचा हुआ है। जैसे कि 2029 में इलेक्शंस हुए और मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, 2032 तक एक सरकार चली और 2032 में सरकार गिर गई। तो 2032 के बाद में ऐसा नहीं है कि जो अगला इलेक्शन होगा उसमें जो सरकार बनेगी वो 2037 तक चलेगी, ऐसा नहीं होने वाला। इलेक्शन करवाए जाएंगे, इलेक्शन करवा के, मगर ये जो नई सरकार बनेगी इसका टर्म 2034 तक का ही रहेगा। 2034 में जब फिर से आपके साइमल्टेनियसली वन नेशन वन इलेक्शन करवाए जाने, कायदे से जो नई सरकार बनी वो कितने वक्त के लिए बनी? सिर्फ 2 साल के लिए, और इसके बाद में फिर इसका टर्म भंग माना जाएगा और 2034 में फिर जब जनरल इलेक्शन हो गए उसी के साथ में फिर आपको वन नेशन वन इलेक्शन में फिर विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ जाएगा। इस तरीके से ये जो इलेक्टोरल साइकिल है वन नेशन वन इलेक्शन की, ये डिस्टर्ब नहीं होगी। अब इस तरीके का प्रावधान, ये जो प्रोसेस है, इस तरीके का प्रावधान लागू करने के लिए संविधान में कोई प्रोविजन है नहीं, इसलिए ये कोविंद कमेटी ने यह भी बोला है कि इसको लागू करवाने के लिए आपको 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 83 जिसमें ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की बात की गई है, और आर्टिकल 172 जिसमें ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभाओं का जो टर्म होता है उसकी बात की गई है। इन दोनों में अमेंडमेंट करना पड़ेगा और ये प्रोविजन ऐड करना पड़ेगा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की साइकिल को ब्रेक होने से बचाने के लिए अगर बीच में कभी सरकार वगैरह गिरती है, कुछ होता है, इलेक्शन फिर करवाने पड़ते हैं, तो टर्म फिर उतना ही मिलेगा जितना वन नेशन वन इलेक्शन की अगली जो आपकी साइकिल की आने वाली है उसके पहले तक का टाइम बचा हुआ है। इसके अलावा अलग से जो है आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर 1 साल बचा हुआ है तो 1 साल मिलेगा, 4 साल बचे होंगे तो 4 साल मिलेंगे, 6 महीने बचे, 8 महीने बचे हैं, 10 महीने बचे हैं तो फिर उतना ही टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बार बार फिर आपको जो है पूरे पूरे 5 साल दिए जाएं। इस तरीके से साइकिल मेंटेन होगी, इस तरीके से साइकिल को चलाया जाएगा। तो इसलिए ये आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 में चेंजेस वगैरह करने के लिए रिकमेंडेशन दिए गए। द कमिटी हैज आल्सो recommended a common electoral rule for simultaneous election. It will require coordination between Election Commission of India and state election commissions. Election Commission of India will makes electoral rule for Lok Sabha and Assembly polls. State election commissions make rule for municipality and panchayat elections. तो कमिटी ने एक बात और बोली है कि ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे इसके लिए आपको एक कॉमन इलेक्टोरल रोल बनाना पड़ेगा। अभी की कहानी ये है कि जो आपका नेशनल लेवल पर इलेक्शंस होते हैं उसके लिए जो वोट आपका पूरा जो इलेक्टोरल रोल बनता है जिसमें सारे मतदाताओं की सूची होती है, मतदाताओं के नाम होते हैं, वो बनाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राज्यों की विधानसभाओं के जो इलेक्शंस होते हैं उनके लिए भी जो इलेक्टोरल रोल बनाने की जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है। मगर जो पंचायतों के इलेक्शंस होते हैं या फिर म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस होते हैं उसके लिए जो इलेक्टोरल रोल बनता है वो राज्य की आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाती है। अब इनका कहना यह है कि आपने साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने हैं तो एक ही आपका इलेक्टोरल रोल लेकर आप चलोगे, यानी कि एक ही मतदाता सूची लेकर चलोगे, उसी की मदद से आप लोकसभा का इलेक्शन भी करवाओगे, उसी की मदद से आप विधानसभा का इलेक्शन भी करवाओगे और उसी की मदद से आप पंचायत का इलेक्शन भी करवाओगे। तो ये एक इलेक्टोरल रोल आपको लेकर आना पड़ेगा। इस एक इलेक्टोरल रोल को लाने के लिए अब इन्होंने ये बोला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशंस को साथ में बैठकर कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा की और राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उनके इलेक्शंस की की आपकी वो बनाती हैं इलेक्टोरल रूल्स, एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत इलेक्शंस की बनाती हैं। तो इनको साथ में बैठकर इस तरीके, अब कैसे वो करेंगे वो इलेक्शन कमीशन वालों का हेडेक है, बट एक कॉमन इलेक्टोरल रोल
बनाना पड़ेगा और इसकी मदद से फिर वो आगे जो है अपने सारे के सारे इलेक्शंस वगैरह करवाएंगे। अब इसके लिए फिर से अब ये जो पूरा का पूरा ये जो आपका प्रपोजल दिया गया है कि एक सिंगल इलेक्टोरल रोल बनाया जाएगा, किसी भी इलेक्शन में आपने वोट डालना है तो उसके लिए एक सिंगल आईडी बनाई जाएगी। ये जो प्रोसेस है, इसके लिए आपको संविधान में जो फेडरल स्ट्रक्चर जो है इसमें बदलाव करना पड़ेंगे। आप संविधान में प्रोविजन यह है कि अगर आप फेडरल स्ट्रक्चर में बदलाव करते हो तो सिर्फ आप लोकसभा से पास करा के संविधान संशोधन करा के काम नहीं चलता, उसमें फिर आपको कम से कम आधी आपकी जो विधानसभाएं हैं राज्यों की, उनसे भी रेटिफिकेशन कराना पड़ता है। तो यहां पर क्योंकि आप स्टेट इलेक्शन कमीशन के पावर्स भी अपने उनसे ले रहे हो और उनकी काफी सारी जो है चीज, उनके जो काम या पूरा प्रोसेस उसमें आप दखल अंदाजी करने वाले हो, तो अल्टीमेटली यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर में जो है बदलाव करना चाहते हो। तो ये जो पूरा का पूरा प्रपोजल है सिंगल इलेक्टोरल रोल का, एक सिंगल वोटर आईडी का, इसके लिए आपको बकायदा क्योंकि आप फेडरल स्ट्रक्चर में बदलाव कर रहे हो तो कम से कम आधे स्टेट से रेटिफिकेशन कराना पड़ेगा और उसी के बाद में ये लागू होगा। तो ये जो प्रोसेस है, इस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा प्रोसेस जो है लागू करवाया जा रहा है।